अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है हमारे पास कि डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। हम डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन पढ़ेंगे कि डेंटल कैरीज को हम कैसे डायग्नोस करेंगे और हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले सेमेस्टर में भी आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया था बुक से, लेकिन अब ये हमारे पास पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में ये टॉपिक है डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज। तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल से पढ़ाऊंगी और इन द कंसेप्ट ऑफ द पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के मुताबिक ही, ठीक है। तो फर्स्ट हम डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम उसकी प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेंटल कैरीज को हमने किस तरह प्रिवेंट करना है। आप सब लोग जानते होंगे कि डेंटल कैरीज हमारे पास क्या है। सो मैं आगे डायग्नोसिस की तरफ जाती हूँ कि डेंटल कैरीज को मैंने डायग्नोस किस तरह करना है और कौन से टूल्स हैं हमारे पास, कौन से इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, कौन सी टेक्निक्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम डेंटल कैरीज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है ये हमारे पास कैरीज के लिए 3 स्टेजेस में है जिसके थ्रू हम अपनी कैरीज को डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है डिटेक्ट करना, सेकंड वन है डायग्नोस करना एंड थर्ड वन जो है उसकी रिकॉर्डिंग करना कि हमारे पास एक डिजीज या हमारे पास कैरीज जो है वो कौन सी स्टेज पे है। तो डायग्नोस्टिक प्रोसेस में जो हमारे पास डायग्नोस करना है वो हमारे पास सेकंड स्टेप है और आज हम इस सेकंड स्टेप के बारे में पढ़ेंगे कि डायग्नोस क्या है, डायग्नोसिस किस तरह हम करेंगे कैरीज के लिए। सो कैरीज डायग्नोसिस जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। डायग्नोसिस ऑफ कैरीज इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि कैरीज जो है वो खुद एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। कैरीज हमारे पास स्टार्ट में किस तरह से होती हैं, एक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, वाइट लेजेंड्स फॉर्म में है, ब्राउन स्पॉट्स फॉर्म में है, या कैरीज ने हमारे लिए कैविटी बना दी है, बिल्कुल वो फाइनल स्टेज पे वो एक कैविटी फॉर्मेट कर लेता है। लेकिन इसी कैरीज को स्टार्ट से ही एक अर्ली स्टेज से हमें इसको किस तरह से डायग्नोस करना है, तो इसकी अर्ली स्टेज की डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन बात की जो है जब वो कैविटी बन जाती है तो ऑलरेडी हमें फिर पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कैरीज ने कैविटी बना दी है। अब यानी वो एक फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं, उसने हमारे टूथ को डिस्ट्रक्ट कर दिया है, उसने हमारे एनिमल को ख़राब कर दिया है और अब वो डेंटिन की तरफ चले गए हैं, वो पल्प की तरफ भी जा सकते हैं। सो इसलिए हमारे पास कैरीज डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस भी है क्योंकि कैरीज जो है ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस से गुजर रहा होता है। हमारे पास द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरीज डिपेंड करती हैं सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ क्लीन ड्राई टीथ। अगर आप लोगों को याद हो तो हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास जो कि पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा ही था कि जब भी हमें कैरीज डायग्नोस करनी हो तो पहले हमें एक क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट चाहिए। बल्कि हम कह दें कि हमारे पास कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में ये बात है कि जब भी आप कोई वर्क परफॉर्म करो, कुछ भी करो, तो उसके लिए आपके पास माउथ में क्लीन ड्राई एनवायरनमेंट हो या टूथ भी क्लीन और ड्राई हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें कैरीज को डिटेक्ट करने के लिए भी पहले हमें टूथ को क्लीन करना चाहिए और ड्राई करना चाहिए। इसके लिए कुछ हमारे पास बेसिक इक्विपमेंट्स है जिसके थ्रू हम अपनी कैरीज को डायग्नोस कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट में हमारे पास एक प्रॉपर एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, ठीक है। लाइट क्यों ज़रूरी है, ताकि आप जब वो विजुअल एग्जामिनेशन करो वो एक अच्छी एग्जामिनेशन करो, प्लस आपको उस कैरीज को डिटेक्ट करना ईजी हो। सेकेंड वन इज़ द कंप्रेस्ड एयर फॉर ड्राइंग। आपके पास कंप्रेस्ड एयर होना चाहिए जो कि हमारे पास डेंटल यूनिट चेयर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो 3 वे एयर सिरेंज होता है, ठीक है, जिससे हम उसको वॉश कर सकते हैं टूथ को भी और फिर ड्राई भी कर सकते हैं। तो हमें टूथ को ड्राई भी करना होगा, ठीक है। सो द कंप्रेस्ड एयर आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपने टूथ को ड्राई कर सकें। डेंटल मिरर होना चाहिए। डेंटल मिरर भी हमारे लिए विजुअली एग्जामिनेशन के लिए चाहिए ताकि हम उन एरिया को विजुअलाइज कर सकें जो हम इस तरह से मतलब नहीं देख सकते, लेकिन डेंटल मिरर हमारी हेल्प कर देता है उन सर्फेसिस को देखने में। और हमारे पास एक प्रोब होना चाहिए और वो प्रोब जो है वो हमारे पास या तो ब्लंट एंडेड प्रोब होना चाहिए या बैल एंडेड प्रोब होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिक इक्विपमेंट्स में आपके पास ये चारों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जब आप कैरी को डायग्नोस कर रहे हैं या आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है। लाइट ज़रूरी है, कंप्रेस्ड एयर ज़रूरी है, डेंटल मिरर ज़रूरी है और प्रोब ज़रूरी है। इसकी एम्फेसिस क्यों ये चीज़ें हमें चाहिए, बिकॉज हमारा मेन एम्फेसिस और फोकस जो है वो विजुअल एग्जामिनेशन पे है, ना कि हमारे पास विजुअल टेक्टाइल एग्जामिनेशन पे है। हमने ये भी पढ़ा था कि हम इन प्रोब्स में शार्प प्रोब जो है वो यूज़ कर रहे थे कैरीज को डिटेक्ट करने के लिए। जहाँ पे कैरीज होती थी हम वहाँ पे प्रोब को इंसर्ट करते थे, देखते थे कि आया इट्स स्टिकी, वो हमारा प्रोब जो है वो वहाँ पे स्टिक हो रहा है कि नहीं। जब वो स्टिक होता था तो हमें पता चल जाता था कि हाँ यहाँ पे हमारे पास कैरीज है।
हमने पिछले कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ा था, एक्सप्लोरर के बारे में भी पढ़ा था कि अगर वो हमारे पास स्टिक करता है तो ठीक है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कैरीज है। लेकिन अब हमारे पास जो स्टडीज अपडेट हो रही थी तो उसके बाद हमें ये पता चला कि हमें जो है शार्प प्रोब्स नहीं यूज करनी चाहिए। क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, इसके भी हमारे पास डिफरेंट रीजंस है। सो शार्प प्रोब्स व्हिच वर ट्रेडिशनली यूज्ड टू एड डायग्नोसिस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वो हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रीजंस। सो द फर्स्ट रीजन इज द प्रोब डजंट इंप्रूव डायग्नोसिस। एक शार्प प्रोब आपको एक अच्छी डायग्नोसिस नहीं दे सकता कि आप कहते हैं कि हाँ वो हमारे पास स्टिक कर गया है कैरीज एरिया पे, तो जब वहाँ पे वो स्टिक कर गया है तो आपको पता चले कि यहाँ पे कैरीज है। बट दिस इज रॉन्ग, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, क्योंकि जहाँ पे हमारा प्रोब जो है वो स्टिक कर जाता है, क्या पता वो हमारा फिशर एरिया हो। क्योंकि हमारे पास आप लोगों ने जो टूथ मॉर्फोलॉजी पढ़ी उन्होंने उसमें आपने टूथ की ओक्लूसिव सर्फेसेस के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ पे हमारे पास रिजेस भी प्रेजेंट होती हैं, पिट्स भी होती हैं, फिशर्स भी होती हैं। तो क्या पता हमारा प्रोब जो है वो फिशर में स्टिक कर गया हो, तो फिशर में अगर वो स्टिक कर गया है तो आपको लग जाता है कि यहाँ पे कैरीज है, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें कैरीज की डिटेक्शन के लिए शार्प प्रोब नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि हमें एक ब्लंट एंड वाला या बाल एंडेड वाला प्रोब यूज करना चाहिए। दूसरी बात, क्यों हम शार्प प्रोब को यूज नहीं करते? प्रोबिंग अ डीमिनरलाइज्ड लेजन विल ब्रेक द इनेमल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वहाँ पे ऑलरेडी कैरीज है, तो कैरीज ने क्या किया होता है, कैरीज ने हमारे पास जो इन टूथ की इनेमल सरफेस है उसको डीमिनरलाइज कर रहा होता है, बैक्टीरिया उसको डीमिनरलाइज कर रहा होता है। जब टूथ ऑलरेडी एक सरफेस डीमिनरलाइज्ड है तो वो एरिया तो वीक है ऑलरेडी, जब आप उस वीक एरिया उस डीमिनरलाइज्ड लेजन के ऊपर प्रोबिंग करेंगे तो आप तो उसको और भी ब्रेक कर देंगे, यानी आपने इनेमल मैट्रिक्स को और भी ब्रेक कर दिया है, जिसकी वजह से अगर हम उस एरिया को दोबारा से डीमिनरलाइज करना चाहते हैं तो वो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक रिमिनलाइजेशन डिफिकल्ट हो जाएगी और दूसरा आप उस एनिमल मैट्रिक्स को जो ऑलरेडी डिमिनलाइज था आपने उसको शार्प प्रोब से जो है वो खराब कर दिया है। जब आपने उसको खराब कर दिया है तो इट मीन्स यू क्रिएट अ आयोट्रोजेनिक कैविटी, आपने खुद ही अपनी मेडिकल एग्जामिनेशन से उसकी एक कैविटी क्रिएट कर दी है। सो दिस इज योर आयोट्रोजेनिक कैविटी। थर्ड वन रीजन हमारे पास ये है कि द प्रोब में ट्रांसफर कैरियोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वन साइड, और ये चीज हम पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ चुके थे। अगर हम इस तरह प्रोब्स और ये चीजें यूज करते हैं तो इसकी मेन रीजन ये भी थी कि ये क्रॉस इन्फेक्शन की कॉज कर सकता है। दूसरी बात ये कि ये बैक्टीरिया को ट्रांसफर करने में भी हेल्प कर देता है। वो इस तरह कि आप एक टूथ पे भी रख लेते, फिर दूसरी टूथ पे भी रख लेते और तीसरी टूथ पे भी, सो द बैक्टीरिया कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। So this also cause caries on those areas which where doesn't caries occurs, or where those areas which are free sites। ठीक है, तो उन फ्री साइट्स पे भी आपने कैरीज को कर दिया है, मतलब वहां पे भी आपने कैरीज की ट्रांसफरिंग कर दी है, बैक्टीरिया की ट्रांसफर कर दी है। सो कैरियोजेनिक बैक्टीरिया से आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, इस वजह से भी हम प्रोब को यूज नहीं कर सकते। सो दीज आर द थ्री रीजन दैट्स वाई हम प्रोब को यूज नहीं करते, हम शार्प प्रोब को यूज नहीं करते, हम ब्लंट एंड वाले या फिर बाल एंडेड वाले प्रोब्स को यूज करेंगे। फिर हमारे पास है कि अगर ब्लंट एंड और बाल एंडेड प्रोब यूज करेंगे तो दिस विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कैविटेशन, सीलियंस और रिस्टोरेशन। तो जो हमारे पास बाल एंडेड प्रोब है ये हमें एक अच्छी कंफर्मेशन देगा कि कहाँ पे आपके पास कैविटीज हैं, कहाँ पे आपने सीलियंट्स लगाई हैं या कहाँ पे आपके पास रिस्टोरेशन प्रेजेंट है। सो अगर हम देखें तो कैरीज, ये तो इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई। अब हम कैरीज की तरफ जाते हैं कि हमारे पास कैरीज का किस तरह का साइन नजर आता है। तो ऑलरेडी हम पिछले सेमेस्टर में भी ये पढ़ चुके थे कि हमारे पास वाइट स्पॉट्स होती हैं, हमारे पास वाइट चाकी अपीयरेंस देती है, हमारे पास ब्राउन स्पॉट्स भी आ जाती हैं। तो जिसमें हमारे पास अर्ली साइंस थी वो वाइट वाली थी। सो द फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ कैरीज इज द व्हाइट स्पॉट लेजन। इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट विजिबल साइन होता है वो व्हाइट स्पॉट होता है। एट फर्स्ट दिस कैन ओनली बी सीन व्हेन द सरफेस इज ड्राई। ठीक है, ये व्हाइट स्पॉट जो है ये आपको तभी सीन होगा जब आपकी सरफेस ड्राई होगी। अब हम इस व्हाइट स्पॉट की स्टोरी पढ़ते हैं कि हाउ दिस व्हाइट स्पॉट अकर। तो जब हमारे पास इनेमल पे बैक्टीरिया आ जाता है वो इनेमल को डिमिनरलाइज कर लेता है, तो यही डिमिनरलाइज आपका जो है वो इट बिकम्स पोरस हो जाता है। जब ये पोरस हो जाता है तो इन्हीं पोर्स में हमारे पास सिलाइवा, हमारा वाटर जो है वो अंदर जाता रहता है, और जब वो वाटर वहाँ पे ड्राई हो जाता है और वहाँ पे उस वाटर को एयर रिप्लेस कर देता है तो वो हमारे पास मोर ऑब्वियस हो जाता है, मीन्स हमें वो और भी व्हाइट कलर का नजर आता है।
तो इसी तरह हमारे पास जो है व्हाइट स्पॉट लेजन हमें इसी तरह नजर आते हैं। ये व्हाइट स्पॉट जो है अगर ये लाइट कलर में है, इट मीन्स कि अभी ये वेट फॉर्म में है, और अगर यहाँ पे इसको एयर रिप्लेस कर दिया है तो ये पोर्स जो है ये आपको और भी व्हाइट नजर आते हैं, ठीक है। सो एज द कैरीज प्रोग्रेस द लेजेंड्स विल बिकम ऑब्वियस व्हेन इवन मेट। तो हमारे पास ये और भी ऑब्वियस हो जाता है, हमारे पास जो व्हाइट स्पॉट्स हैं ये हमें और भी फिर सही से नजर आ जाते हैं एक्यूरेटली, ठीक है। और यही व्हाइट स्पॉट जो है ये हमारे पास फिर टूथ की कौन सी सर्फेसिस पे ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जिंजिवल मार्जिन पे ज्यादा आते हैं एज कंपैरिजन टू इंसाइजली, ठीक है, क्योंकि जिंजिवल मार्जिन का एरिया जो है ये बैक्टीरियाज के लिए जो है ये एक अच्छा साइट है कि ये यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे आते हैं और कैरीज काज करते हैं। यानी पहले जो अर्ली कैरीज जिनकी स्टार्ट होती है तो वो तो व्हाइट लेजन से स्टार्ट हो रही है, तो व्हाइट स्पॉट जो है ये पहले अपनी जिंजिवल एरिया पे आ जाते हैं। सो द व्हाइट एरिया एट द gingival margin is much more likely to be caries than one of the similar appearance at the incisal edge, ठीक है। ये हमारे पास ज्यादा अच्छे से gingival margins पे अपेयर रहते हैं। एक्टिव कैरियस लेजन्स आर मैट व्हाइट। अगर हमारे पास अभी कैरियस लेजन्स जो है यानी कैरीज और बैक्टीरिया जो है वो अभी एक्टिव फॉर्म में है तो हमें मैट व्हाइट कलर्स में नजर आएंगे। अगर यही कैरीज आपकी अरेस्टेड फॉर्म में आ गए हैं यानी अभी ये इनएक्टिव है, आपने इनको यानी आपने कुछ इस तरह माउथ में मयर स्टार्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से आपकी कैरीज जो है वो अरेस्ट हो गई है, स्टॉप हो गई है, सो दैट विल लुक या दैट विल अपीयर ग्लोसी इसकी अपीयरेंस ग्लोसी हो जाएगी। और फिर हमारे पास सेम द सिमिलर प्रोसेस फॉर द ब्राउन स्पॉट के लिए है, फिर ब्राउन स्पॉट भी इसी तरह फिर नजर आते हैं। फिर हमारे पास कुछ डायग्नोस्टिक एड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि हम किन एड्स के थ्रू या किन टेक्निक्स के थ्रू जो है हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कैरीज की, ठीक है। तो कैरीज की डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कुछ बाइट विंग्स हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राम्स हैं, बाइमोलर्स हैं एंड पेरीएपिकल्स हैं। इन सब के नेम्स आप लोगों ने सुने भी होंगे और आप लोगों को इसके बारे में आइडिया भी होगा। सो लेट्स बाइट विंग स्टार्ट विद बाइट विंग्स एंड ओपीटी। हमारे पास ओपीटी ऑर्थोपेंटोमोग्राम्स हैं, ठीक है। सो बाइट विंग्स हमारे पास जो है वाज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट चॉइस व्यू फॉर कैरीज डिटेक्टनेस। हमारे पास कैरीज डायग्नोसिस के लिए हमारे पास जो यूज होती हैं वो बाइट विंग्स यूज होती हैं। These provide information on both occlusal dentine caries, aproximal enemas and dentine caries, ठीक है। ये हमें occlusal surfaces की भी डिटेक्शन देती है, इंफॉर्मेशन देती है, प्लस हमें ये एप्रॉक्सिमल surfaces की भी देखती है, एनेमल की भी और डेंटिन कैरीज के बारे में देती हैं बाइट विंग्स। ऑर्थोपेंटोमोग्राम जो है ये हमारे पास डिटेक्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ द ओक्लूजल डेंटिन कैरियस लीजन्स का विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। यानी अगर हम बाइट विंग से ओपीटीज को देखें तो ये हमें हाई एक्यूरेसी देते हैं। ओपीटीज हैव मच लेस वैल्यू इन द डिटेक्शन ऑफ एप्रॉक्सिमल लीजन, लेकिन एप्रॉक्सिमल कैरीज के बारे में ये हमें इतनी अच्छी डिटेक्शन नहीं देता। सो दीज आर द बाइट विंग्स, ठीक है। बाइट विंग्स हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन दे देती है और इसके थ्रू हमें इन रेडियोग्राफ्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कहाँ पे कैरीज है और कहाँ पे नहीं है। और ये हमारे पास ओटीपीज है जिनको हम ओपीजीज भी कहते हैं। ऑर्थोपेंटोमोग्राम्स है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह फुल एक पिक्चर दे देती है सारे टीथ के बारे में। अब इसमें हमारे पास एप्रॉक्सिमल कैरीज का इतना अच्छे से नहीं पता चलता, लेकिन बाइट विंग्स में हमें पता चल जाता है, ठीक है। बाइट विंग्स के लिए हमारे पास जो रेडियोग्राफ की फिल्म है वो हम टीथ के बीच में रख लेते हैं और ओपीटीज जो है या ओपीजीज जो है इनमें हमारे पास पेशेंट का जो है वो पूरा हेड वहाँ पे रख प्लेस कर देते हैं, मतलब वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, अपने हेड को आगे कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक रेडियोग्राफ ले लेता है। थर्ड वन हमारे पास है बायोमोलर्स। तो बायोमोलर्स हमारे पास किस तरह से हैं, ये हमें कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं। सो बायोमोलर्स आर नॉट एज यूजफुल व्यू एज बाइट विंग्स की तरह इतनी यूजफुल नहीं है, बिकॉज दे ऑफन ओवरलैप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देते। They are used in the pre-cooperative child who will not cope with the bite wings or an ATP। वो चिल्ड्रन जो कि हमारे पास OPTs और bite wings के साथ कॉपरेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम फिर क्या कर लेते हैं, बायोमोलर्स ले लेते हैं। बायोमोलर जो है हमारे पास वो टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफ्स में हैं जिनमें हम पेशेंट की केनाइन की सारी डिस्टल सर्फेसेस के बारे में डायग्नोस करते हैं या कैरीज चेक करते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट की हेड को रख लेते हैं और साइड मतलब एक्स्ट्रा ऑरली ये एक एग्जामिनेशन है, ठीक है, या रेडियोग्राफ लेना है एक्स्ट्रा ऑरली।
तो इसलिए हम उन चाइल्ड में यूज करते हैं जो कि हमारे पास कॉपरेट नहीं कर पाते बाइट विंग्स और ओपीटीज में, तो उसके लिए हम फिर बाइमोलर्स की तरफ चले जाते हैं। पेरीएपिकल जो है वो ये भी आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने देखे भी होंगे कि इट पेरीएपिकल्स आर एज एक्यूरेट एज द बाइट विंग्स की तरह एक्यूरेट ही है फॉर कैरी डायग्नोसिस के लिए, बट दे गिव लेस इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल ऑन वन फिल्म पे हमें एक लेस इंफॉर्मेशन देती है। Although not all children will tolerate them, white-wing radiographs should be considered for all children from the age of 4 years and above who are at risk of caries. हमारे पास वो चिल्ड्रन जो कि एज 4 में है या इसके अबव के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम फिर वाइट विंग्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, कैरीज की डिटेक्शन के लिए। तो ये देख लीजिए, ये आपके पास है बायोमोलर्स और द ओब्लिक लैटरल रेडियोग्राफ, ठीक है, ये इस तरह की हमारे पास रेडियोग्राफ दे देता है और इस प्रोसीजर के थ्रू हम पेशेंट का ले लेते हैं। ये आपके पास पेरीएपिकल रेडियोग्राफ्स हैं जिसके थ्रू आप कैरीज को डायग्नोस कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ अदर डायग्नोस्टिक एड्स भी हैं जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल कैरीज की डिटेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो है कौन सी एड्स हैं, द फर्स्ट वन इज द फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन है और टेम्परेरी टूथ सेपरेटर्स भी कह सकते हैं, या सेपरेशन जो है हम टूथ टेम्परेरी कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो FOTI फाइबर ऑप्टिक ट्रांस इल्यूमिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि हमारे पास एप्रॉक्सिमल कैरीज की डिटेक्शन में यूज होता है। किस तरह से यूज होता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ 0.5 mm लाइट सोर्स इन द एम्ब्रेचर एरियाज ऑफ द टूथ। जो हमारे पास टूथ की एम्ब्रेचर एरियाज है वहां पे हम लाइट को प्लेस कर देते हैं 0.5 mm की लाइट सोर्स, ठीक है। इफ द कैरीज लेजन इज प्रेजेंट इट विल शो एज अ डार्क शेडो। अगर आपके पास एप्रॉक्सिमल एरियाज पे कैरीज प्रेजेंट थी तो ये हमें एक डार्क शेडो यानी उसी लाइट सोर्स को कन्वर्ट कर देगा डार्क शेडो में, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कैरीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो डार्क शेडो नहीं दे रहा है, बिल्कुल वही जो उसकी नॉर्मल जो लाइट सोर्स हमने छोड़ी थी वहां पे सेम ही है और वहां से पास हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कैरीज प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड वन हमारे पास एप्रॉक्सिमल कैरीज को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो है टेम्परेरी टूथ सेपरेशन। टेम्परेरी टूथ सेपरेशन नेम इंडिकेट कर रहा है कि आपने टूथ को सेपरेट करना है फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड, ठीक है। टेम्परेरी आपने उसको टूथ को सेपरेट किया, इसलिए सेपरेट किया ताकि एप्रॉक्सिमल एरियाज को जो है वो आप विजुअलाइज कर सकें और वहां पे आप डायग्नोस और डिटेक्ट कर सकें कि कैरीज है कि नहीं। सो इट कंसिस्ट द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्थोडोंटिक इलास्टोमेरिक सेपरेटर्स। आप लोगों ने ऑर्थोडोंटिक में इलास्टोमेरिक सेपरेटर्स पढ़े होंगे। इलास्टोमेरिक सेपरेटर्स हमारे पास जो है ये एक तरह की स्मॉल रिंग टाइप्स होती हैं, रबड़ी बैंड्स होती हैं जिनको हम टूथ के बीच में, हम टीथ्स के बीच में रख लेते हैं ताकि हमारे पास जो टूथ है वो सेपरेट कर जाए, उसका एप्रॉक्सिमल एरिया जो है वो सेपरेट कर जाए। तो यहाँ पे भी आप इलास्टोमेरिक सेपरेटर जो है वो बिटवीन द टीथ रखेंगे। द पेशेंट रिटर्न आफ्टर 3 to 4 days आएगा जब उसकी टीथ सेपरेट हो चुकी होंगी, यानी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो चुकी होगी। सो द टीथ हैविंग सेपरेटेड अलोंग द डायरेक्ट एक्सेस फॉर द एग्जामिनेशन। फिर आप उस एरिया को एग्जामिन कर लेंगे। दिस इज द FOTI वाला ये प्रोसीजर है जिसमें आपने ट्रांस इल्यूमिनेशन लाइट देनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम लाइट दे रहे थे तो इस तरह है बिल्कुल, और अगर ये आपको डार्क शेडो देगा, ये लाइट जो है वो कलर चेंज हो जाएगा, वहां पे ब्लैक की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे फिर आपके पास कैरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सही है, लाइट सोर्स बिल्कुल सही वही है, दोनों साइड्स पे कोई भी लाइट यहाँ पे टूथ के ऊपर चेंज नहीं हो रही है और यहाँ पे चेंज हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास कैरीज है। सो FOTI आल्सो हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ कैरीज में भी हेल्प कर रहा है। एंड दिस इज द इलास्टोमेरिक सेपरेटर्स, ठीक है। ये देखें, इलास्टोमेरिक सेपरेटर्स को बिटवीन द टीथ रखा है। आफ्टर 3 to 4 days जब पेशेंट आएगा तो हम ये रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से हम इस एप्रॉक्सिमल एरिया को विजुअलाइज कर सकेंगे और फिर हम डिटेक्ट कर लेंगे कि कैरीज प्रेजेंट है या नहीं है। कुछ हमारे पास फिर अदर डायग्नोस्टिक एड्स भी हैं, वो किस लिए हैं? वो हमारे पास ओक्लूजल कैरियस लेजन्स को मालूम करने के लिए हैं, ठीक है। ओक्लूजल कैरियस लेजन्स को हमने यहाँ पे मालूम करना है। सो टू असेस विद द डायग्नोसिस ऑफ द ओक्लूजल कैरियस लेजन्स 3 adjuncts have been developed. The first one is the FOTI. FOTI को भी आप ओक्लूजल के लिए यूज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। The second one is the laser fluorescence device and third one is the electronic caries meters, ठीक है।
तो सेकेंड वन हम लेजर फ्लोरेसेंस डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन सी डिवाइसेस है। इट मेजर्स द फ्लोरेसेंस ऑफ द टूथ की फ्लोरेसेंस को मेजर करता है वो इस तरह से कि हमारे पास जो फ्लोरेसेंस है वो आपके पास टूथ के ऊपर पास होगा। अगर वहाँ पे कैरीज हैं तो बैक्टीरिया बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर पास होगा, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकेंगे कि आया हमारे पास यहाँ पे कैरीज हैं कि नहीं है। अगर कैरीज नहीं तो बैक्टीरिया बाई प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे, अगर नहीं है तो बैक्टीरिया बाई प्रोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। दिस प्रोवाइड अ डिजिटल रीडिंग देता है। ये हमारे पास एक डिवाइस है तो इसके ऊपर हमारे पास रीडिंग्स होंगी। डिजिटल रीडिंग्स 1 to 3 नंबर्स में होंगी जो हमें डिटेक्ट कर देंगी कि हमारे पास टूथ का जो स्टेटस ऑफ द सरफेस है वो किस तरह से है। इन डिवाइसेस पे रिसर्चेस की गई हैं कि ये हमें सही रीडिंग्स देगा, लेकिन अगर कोई फॉल्स रीडिंग आ गई तो वो ड्यू टू स्टेनिंग, ड्यू टू कैलकुलस और ड्यू टू हाइपरप्लेजिया की वजह से आ सकती है। लेकिन इफ वी यूज्ड अप्रोप्रिएटली दीज devices, it can give you the reproducible measures which may not only helps with the diagnostic decision but it also allows the possibility of monitoring over time। ठीक है, तो लेजर फ्लोरेसेंस डिवाइसेस हमारे पास इस तरह है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है लेजर फ्लोरेसेंस डिवाइसेस। ये लेजर फ्लोरेसेंस डिवाइस, ये देखें इस टूथ के ऊपर कैरीज को डिटेक्ट करने के लिए इसने इस डिवाइस को यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल रीडिंग आ रही है जो कि हमें बताएंगी कि आया हमारे पास टूथ का जो स्टेटस ऑफ द सरफेस वो किस तरह है। इसकी जो डिजिटल रीडिंग्स है इसमें कुछ हमारे पास हमने नंबर्स रखे होते हैं कि इन नंबर्स के अबव या इन नंबर्स के बिलो हमारे पास जब आएगा तो या तो कैरीज होंगी और या फिर कैरीज नहीं होंगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कैरीज मीटर या इलेक्ट्रॉनिक कैरीज मॉनिटर भी कह देते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैरीज मेजरमेंट भी हम इसको कह देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कैरीज को ये मेजरमेंट देती है हमें। ठीक है, सो दीज इलेक्ट्रॉनिक कैरीज मीटर आल्सो एग्जिस्ट विच मेजर द डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कैरियर्स लेशंस कंपेयर टू साउंड सर्फेसिस। अब इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक कैरीज मीटर्स को रख लेते हैं टूथ पे, तो अगर आपका टूथ जो है वो इसमें ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कैरीज इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, यानी एक करंट टाइप पास करता है। अगर उसको हमारे पास टूथ ने उसको स्टॉप कर दिया है तो अगर वो उसको रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इट मीन्स कैरीज हैं, लेकिन अगर वो उसको रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा इट मीन्स कि कैरीज नहीं है, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा। ठीक है, so which measure the decrease in the resistance of the carious lesions compared to sound surfaces। हमारे पास जो carious lesions होंगी वो resistance शो करेंगी, लेकिन जो sound tooth surfaces होंगी वो resistance शो नहीं करेंगी। When used meticulously, these meters have shown good accuracy in the clinical trials। The readings of the electronic caries meter, ये भी हमारे पास एक डिजिटल रीडिंग देता है हमारे पास फ्लोरेसेंस वालों डिवाइसेस की तरह। ठीक है, so these caries meters हमें एक रीडिंग देता है which are confounded by the areas of hyperplasia, immaturity and particularly moisture। so these are the electronic caries monitor। ये आपके पास डिवाइस है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैरीज मीटर का, इसको भी हम टूथ के ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पे हमें डिजिटल रीडिंग आ गई। अगर आपका टूथ उसको रेजिस्ट कर रहा है इट मीन्स कि आपके पास कैरीज है टूथ में, अगर रेजिस्ट नहीं कर रहा इट मीन्स कि कैरीज नहीं है। ठीक है, तो इट्स इनफ फॉर टुडे। डायग्नोसिस के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसके बाद पढ़ाऊंगी प्रिवेंशन ऑफ द कैरीज, कि हमारे पास अब कैरीज को हमने डायग्नोस कर दिया है इन डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, तो अब हमने इसको प्रिवेंट किस तरह से करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।